Assalamu alaikum students. I am Afsha Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 10 and the topic of discussion is boiling point. In the previous two lectures we have discussed the two typical properties of liquids. First one was the evaporation and the second one was vapor pressure. Liquids are such molecules, such state of matter which have a definite shape which is attained according to the container in which they are placed. They have a definite density. Their density is greater than that of the gases, so they exhibit different typical properties, and the today's property is boiling point. When a liquid is heated, its molecule attain energy. The number of molecules which have more than average kinetic energy increases. More and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces. Due to this, evaporation increases. Due to the increase in evaporation, there is an increase in the number of vapor pressure until a stage reaches where the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. हुआ क्या बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो बिफोर गिविंग द टेम्परेचर देने से पहले उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन. जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, तो उनके दरमियान में जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. लेकिन जब मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे होते तो उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम किसी भी लिक्विड को जिसको हमने किसी कंटेनर में रखा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं. तो जब हमने हीट देना स्टार्ट की तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो जब वो वाइब्रेशन करेंगे तो उनकी मोशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी. जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वो क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर को आपने किसी कंटेनर में रखा, उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया. बिफोर गिविंग द टेम्परेचर, जब अभी आपने टेम्परेचर नहीं दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या थे? उनकी एनर्जी सेम थी. वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे थे और ना ही वो एवेपोरेट कर रहे थे. जब आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो वाइब्रेशन की वजह से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी. उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वो क्या करेंगे? ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. तो जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी. उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे? अपने मॉलिक्यूल्स की अंदर की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है वो उनको ब्रेक करेंगे और वो एवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो यहाँ से हमने देखा कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वो ब्रेक कर देते हैं. अब जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को उन्होंने ब्रेक कर दिए तो वो क्या करेंगे? एवेपोरेट हो जाएंगे. तो एवेपोरेशन के रिजल्ट में हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ करता है. वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे. फिर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. और वो स्टेज आ जाएगी जहाँ पे लिक्विड क्या करेगा? बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज ए टेम्परेचर in which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure. For example, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ. हम प्रेशर कुकर को देखते हैं. प्रेशर कुकर में हमने देखा है कि इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन कि कोई भी चीज़ जब हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब आप कोई ओपन सिस्टम ले रहे होते हैं, कोई ओपन कंटेनर ले रहे होते हैं.
तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड को उसके अंदर रखते हैं, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जब ब्रेक होती हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एवेपोरेशन के रिजल्ट में उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो प्रेशर कुकर क्या होता है, एक क्लोज डिवाइस होती है, क्लोज कंटेनर होता है। तो जब एवेपोरेशन इंक्रीज़ होती है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके लिड के साथ टकराएंगे, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसके कंटेनर के साथ और क्या करेंगे, वापस आएंगे। तो इस तरह से वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करने से जितना आप उसको एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे होते हो वो क्या हो जाता है, उसके इक्वल आ जाता है। जितना बाहर से प्रेशर मिल रहा है और जितना अंदर से प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं, उन जो क्लोज कंटेनर होते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कम टाइम ड्यूरेशन लेती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी है। तो यहाँ से हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल है कि द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर में हमारे पास फॉर्मूला होता है C2H5 और C2H5, मतलब सेंट्रल एटम जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, दोनों साइड्स पे इथाइल ग्रुप लगे होते हैं। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5। C2H5 को हम इथाइल कहते हैं। जब ऑक्सीजन सेंटर में हो, सेंटर में ऑक्सीजन हो, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप लगे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई इथाइल ईथर कहते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, एक है इथाइल अल्कोहल। इथाइल का फॉर्मूला C2H5 और अल्कोहल को हम शो करते हैं OH से, अल्कोहलिक ग्रुप को। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H5OH एंड वाटर H2O विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वो कह रहे हैं कि हम एग्जांपल अब ले रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो इन तीन मॉलिक्यूल्स की, डाईइथाइल ईथर की, इथाइल अल्कोहल की और वाटर जो होगा उनका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बहुत लो है तो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर मर्करी। इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर 25 मिलीमीटर मर्करी एंड वाइल दैट ऑफ वाटर इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर मर्करी। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब अभी हमने टेम्परेचर उनको प्रोवाइड नहीं किया तो हमने इनके वेपर प्रेशर्स नोट किए। तो जो वेपर प्रेशर है डाईइथाइल ईथर का वो है 200 मिलीमीटर मर्करी, इथाइल अल्कोहल का है 25 और वाटर का है 5 मिलीमीटर मर्करी। फिर जब हमने इनको हीट प्रोवाइड की, जब हमने इनको टेम्परेचर दिया तो जो वेपर प्रेशर होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एवेपोरेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। वही वेपर्स क्या होंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। व्हेन टेम्परेचर इज़ प्रोवाइडेड, वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर इंक्रीजेज रैपिडली and becomes equal to the atmospheric pressure at 34.6। डाईइथाइल ईथर को आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 34.6 डिग्री। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, फिर अल्कोहल को अगर हम देखें तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्लोली टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हम उन पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे उनका इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इफ़ेक्ट देखा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो डाईइथाइल ईथर है वो अब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कितना है उसका 34.6। फिर हम वेपर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और हम देखते हैं कि जो अल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये चीज़ हमने देखी थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है कि इतने टेम्परेचर पे
जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के, और वो क्या अल्कोहल क्या करता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सेम इन द वे अगर हम वाटर को देखें तो वाटर 78 पे भी बॉयल नहीं हो रहा, उसका 78 पे भी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल उसका वेपर प्रेशर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वाटर की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जब उसके मोलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन के रिजल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होंगी वो स्लोली ब्रेक डाउन होंगी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्लोली एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। जब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेंगे तो फिर उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या करेंगी, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगी, और फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एवेपोरेट होंगे और वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जब उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाते हैं तो फिर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आता है। क्यों? फिर क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है और फिर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैसे बॉयल करना स्टार्ट होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं डाइथाइल ईथर की, अल्कोहल की और वाटर की। डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6, अल्कोहल 78 और वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो वाटर का होता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो होती है बॉइलिंग के लिए वो वाटर को होती है, क्योंकि वाटर की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ से हमने इनकी डेफिनेशन देखी है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है। हमने जो लास्ट में भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके अंदर भी हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया था, चाहे वो वेपर प्रेशर क्यों या एवेपोरेशन के। सेम इन दी वे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। जिस तरह की नेचर का लिक्विड होगा, कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं, कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जिनमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिनके अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनकी फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे वाटर जो है वो भी पोलर है, हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी पोलर है, तो इनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो पोलर लिक्विड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉन पोलर लिक्विड्स। जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के वीक होने की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि नेचर ऑफ लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट स्लो होता है, वीक होता है। नेक्स्ट है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अभी हम डिस्कस कर रहे थे दोज मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का मतलब होता है उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा देर बाद आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा, स्लो होगा।
जैसे ईथर के लिए हम देखते हैं कि ईथर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। थर्ड फैक्टर इज एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे that it can be increased by increasing external pressure। आप एक्सटर्नल प्रेशर को, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल हम बर्नर ऑन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने कोई कंटेनर रखा हुआ है, तो बर्नर को हम स्पीड अप कर देंगे, तेज़ कर देंगे, तो उसकी हीट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस लिक्विड को हम बॉयल करना चाह रहे हैं वो फ़ौरन से बॉयल हो जाएगा। अगर हम उसको टेम्परेचर ही कम दे रहे हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है कि अगर आप टेम्परेचर कम दे रहे हो तो वो लिक्विड जो होगा वो देर से बॉयल करेगा। अगर वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर फ़ौरन से एक्सटर्नल प्रेशर का इक्वल आ जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, लिक्विड्स पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे, उसके एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स थे जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट है व्हेन ए लिक्विड आर कोल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर अब आपने कम करना है। बॉइलिंग पॉइंट में हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे थे। एंड अ स्टेज रिचेज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उतना वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, सॉलिड के इक्वल उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब हम लिक्विड्स को टेम्परेचर कम दे रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड्स के इक्वल हो जाए। मतलब सॉलिड्स के इक्वल जब हो जाएगा तो वो लिक्विड क्या करेगा, सॉलिड बन जाएगा। तो वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं, एक ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। तो फ्रीजिंग पॉइंट की हमने यहाँ से डेफिनेशन देखी, दैट टेम्परेचर at which solid and liquid coexist in dynamic equilibrium। solid and liquid dynamic equilibrium में क्यों exist करते हैं, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिक्विड्स के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। डाईथाइल ईथर -16 -116 फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 34.6, बहुत कम फ्रीजिंग पॉइंट है। इथाइल अल्कोहल -115, बॉइलिंग पॉइंट 78। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100। 0 टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 पे वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह एन ऑक्टेन -57 फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 126। एसिटिक एसिड फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 और बॉइलिंग पॉइंट 118। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जब वो आइस बन जाते हैं तो उनकी डेंसिटीज़ क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आइस होती है, आइस इज़ डेंसर देन लिक्विड, दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है इसी फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से, क्योंकि जो आपके पास जो आपकी आइस होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो आइस होती है, जो हमारे पास आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 होती है, जो लिक्विड्स की डेंसिटी से कम होती है। लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से। तो जब कोई लिक्विड
सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स। तो जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो वाटर के ऊपर जब फ्लोट करेगा तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, फ्लोट करती है, वो इसलिए क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, अपने इस टॉपिक को क्लोज किया है। जो हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं उसको हमने अब कवर किए। और जो आपकी असाइनमेंट है उसका जो क्वेश्चन नंबर है 13 to 16 वो इसी टॉपिक को कवर कर रहा है, उसको आपने सॉल्व कर लेना। थैंक यू।